हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं हूं ज़हीम अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़हीम अब्बास व्लॉग। तो आज का जो वीडियो का मेन टॉपिक है वो है स्टडी वीज़ा इन 2023 के। स्टडी वीज़ा पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं 2023 में तो उसमें क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस है, क्या कॉस्ट पड़ेगी आपको, कितना खर्चा हो जाता है। क्योंकि जब आप इंडिया पाकिस्तान में होते हैं और हम कनाडा आने की बात करते हैं तो हमारे जो वालिदैन होते हैं, पहला सवाल लोग पूछते हैं, वो कहते हैं बेटा खर्चा कितना होगा। सारे पैसे हैं वो उन्होंने देने होते हैं, सारे अरेंजमेंट्स उन्होंने करनी होती हैं। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या प्रोसेस होते हैं और कितना जो कॉस्ट है वो आ जाती है आपको एज ए स्टूडेंट वीज़ा पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो। बिना वक्त ज़ाया किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पेरेंट्स को कन्विंस तो कर लिया है, मगर उसके बाद जो मेन चीज़ होती है वो होती जाती है आइट्स का जो स्कोर है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ हो जाती है वो होती है आपको जो आइट्स का जो कोर्स है वो लेना पड़ता है। कोई अच्छी अगर आप कॉलेज में लें तो उसका अच्छा भला खर्चा हो जाता है, आपको क्लासेस लेनी पड़ती है। उसके बाद आप फिर जो होता है आइट्स के टेस्ट देते हैं। तो सबसे पहले जो आपको कोचिंग स्टार्ट हो जाती है उसकी अच्छी खासी फीस होती है, 20 से 25 हज़ार आपको खाली फ़ीस देनी पड़ जाती है क्लासेस के लिए। तो उसके बाद जब क्लासेस आप ले लेते हैं और आपका जो तैयारी हो जाती है और आप फिर आइट्स का टेस्ट देते हैं तो 50 से 60 हज़ार उसकी एक बार की फ़ीस है आपको सिर्फ टेस्ट देने की। अगर आप फेल हो गए तो वो आपकी फ़ीस गई। तो आप अगर दोबारा टेस्ट देना चाहते हैं तो फिर आपको दोबारा फ़ीस देनी पड़ती है। इसके बाद अगर आप आइट्स पास कर जाते हैं और आपके जो 6.5 या 7 बैंड आ जाते हैं तो फिर आपको क्या करना होता है, आपको मुख्तलिफ जो कॉलेजेस हैं कनाडा में वहाँ उनके लिए ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई करना है तो आपको जो हर ऑफ़र लेटर होता है उसकी अलहदा फ़ीस होती है, 100 से 150 डॉलर होती है। आपने फिर जितने कॉलेजेस में अप्लाई करना है उस हिसाब से आप 100-150 को मल्टीप्लाई कर लें कॉलेजेस में आपने अप्लाई करना है। तो उसके बाद जो होता है फिर आपको एक बंदा चाहिए या कोई कंसल्टेंट चाहिए या कोई एजेंसी चाहिए जो आपके लिए अप्लाई करे। तो फिर उसको भी फ़ीस देनी है, तो वो ख़र्चा भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्त था उसके 7.5 बैंड थे जो आइट्स है उसमें। तो फिर उसने जब ऑफर लेटर के लिए अप्लाई किया था और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में किया था तो उसकी फ़ीस जो उसने भरी थी वो तो अलहदा भरी थी। जो उसका जो एजेंट था उसको उसने 25 से 30 हज़ार रुपये दिए थे खाली अप्लाई करने के। तो आजकल तो वो बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, उस वक्त आज से 2 साल पहले कनाडा आया था। तो आजकल वो कम से कम 50 से 60 हज़ार है। तो वो ख़र्चा भी भाई आपको पता होना चाहिए। अगर आपने मल्टीपल कॉलेज में अप्लाई किया है और आपको मल्टीपल कॉलेज जो है वो ऑफ़र लेटर इशू कर देता है कि आप आ सकते हैं और हम आपको ऑफ़र लेटर देने के लिए तैयार हैं, तो फिर आपको चूज़ करना होता है कि आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, किस जगह पे जाना है, किस प्रोविंस में जाना है। तो ये आप पे होता है और फिर आप उसको चूज़ कर सकते हैं। बाद जो मेन स्टेप आ जाता है वो होता है आपने फिर 2 सेमेस्टर से 4 सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो आपने जमा करानी होती है, जो कि तकरीबन बनती है 15 से 20 हज़ार डॉलर। ये आपको पाकिस्तान या इंडिया से ही जमा करवानी पड़ती है। जब आप वहाँ से अप्लाई कर लेते हैं, ऑफ़र लेटर आपको यूनिवर्सिटी दे देती है तो आपसे वो फिर फ़ीस को डिमांड करती है जो आपको वहीं से जमा करवाना ज़रूरी होता है। और उसके बाद जो आपकी जो फ़ाइल होती है स्टूडेंट वीज़ा की वो फिर आपकी अप्लाई होती है। तो एक और चीज़ होती है वो होती है जीआईसी। तो जीआईसी ये होती है आपको अपने अकाउंट में 10 हज़ार डॉलर शो करना होता है और आपको रखना होता है जो कनेडियन आपका जो स्टूडेंट अकाउंट बनता है उसके अंदर, ताकि आप उनको बता सकें कि अगर आपको यहाँ जॉब ना मिले तो आप अपने जो खर्चे हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं और आपके पास पैसे ऑलरेडी हैं। तो ये जो खर्चा है कम से कम 20 हज़ार से 30 हज़ार डॉलर ये आपको कनाडा आने से पहले ये आपके अकाउंट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो कुछ लोग होते हैं वो एजुकेशन लोन लेके भी आ जाते हैं। तो एजुकेशन लोन का प्रोसेस ये होता है कि अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है 30 हज़ार डॉलर का तो आपको उसका जब आपकी स्टडी कंप्लीट होती है आपको उसके बाद वो वापस करना होता है। तो उससे फ़ायदा ये हो जाता है जब आपकी स्टडी यहाँ कंप्लीट हो जाती है और आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपको 400-500 डॉलर की किस्त देना पड़ जाए तो वो फिर आसानी से आप दे सकते हैं। बाद मेडिकल करवाने के लिए आपको जो लेटर आ जाता है तो उसके बाद आप अपना मेडिकल करवाते हैं। जो जगह वो आपको बताते हैं आपको सिर्फ वहीं से मेडिकल करवाना होता है। तो उस मेडिकल का जो खर्चा है वो 30 से 40 हज़ार रुपये वो खर्चा हो जाता है। और उसके बाद आपको फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है फिर आपकी फ़ाइल जो लॉन्च हो जाती है। तो फ़ाइल लॉन्च करने के लिए भी आपको 40 से 50 हज़ार रुपये अपने एजेंट को देने पड़ जाते हैं। आज जो फिर प्रोसेस होता है वो आ जाता है बायोमेट्रिक। तो उसके बाद आपको बायोमेट्रिक की कॉल आएगी और आप जाके अपना बायोमेट्रिक कराएंगे। बायोमेट्रिक का फ़ायदा ये होता है कि वो 10 साल तक वैलिड होता है। जब आप कनाडा आ भी जाते हैं तो उसके बाद जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं या पीआर अप्लाई करते हैं तो उसमें भी वही बायोमेट्रिक चल जाता है। तो वो आपका जो 10 साल तक आपको वो फ़ायदा देता है। तो इन सब प्रोसेस के बाद अगर आपने कोई फ्रॉड नहीं किया और कुछ भी नहीं किया और आपका सारा जो क्लियर है तो उसके बाद आपको फ़ोन कॉल आएगा कि जो आपका स्टडी वीज़ा है वो अप्रूव हो गया है। और आजकल तो ईमेल का सिस्टम है तो आजकल ईमेल आ जाती है कि आपका जो स्टडी वीज़ा है वो अप्रूव हो गया। तो
تو جب آپ کا اسٹڈی ویزا اپروو ہو جائے گا تو اس کے بعد جو مین خرچہ آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے شاپنگ کا، کیونکہ آپ نئے کنٹری میں جا رہے ہیں تو آپ کو اس کے جانے کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، تو آپ کو ہر چیز اپنی ساتھ لے کے آنی پڑتی ہے، تو اس لیے پھر آپ کا اس پہ بھی اچھا بھلا خرچہ ہو جاتا ہے۔ کا جو پروسیس ہے وہ یہی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے بعد جو آپ کو ان کی جو کنفرمیشن ہوتی ہے آپ کے ویزے کی، وہ آپ کا کوئی آخری سٹیج نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ کو جو پاسپورٹ ہے وہ آپ کو بھیجنا پڑتا ہے امیگریشن میں کے لیے، تو اس پہ جو ہوتی ہے اسٹیمپ لگ کے آتی ہے، تو کم از کم اس میں بھی 10-15 دن لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو مین خرچہ آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے ٹکٹ کا۔ آج کل کی جو ٹکٹس ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، اگر آپ ڈائریکٹ فلائٹ لیتے ہیں تو 2 سے 2.5 لاکھ روپے کی ٹکٹ پڑ جاتی ہے پاکستان سے، اگر ٹورانٹو آنا چاہے PIA کے ذریعے تو 2 لاکھ سے 1,80,000 کی ٹکٹ ہے، تو وہ اس کا خرچہ بھی آپ اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ کینیڈا آتے ہیں تو آپ کی نیو لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے، آپ کو پھر یہاں سب کچھ زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے، فل سٹرگل کرنی ہوتی ہے، محنت کرنی ہوتی ہے، آپ کی پڑھائی پہ بھی توجہ دینی ہے، ساتھ ساتھ اپنے کام کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ پھر جب آپ یہاں آ جاتے ہیں تو وہ خرچے آپ کے تو پھر آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہی ہیں، کیونکہ آپ کے یہاں رہنے کا خرچہ اور باقی خرچے بھی وہ ابھی اس میں انکلوڈ نہیں ہے، تو پھر آپ کو وہ خود اپنے ساتھ ارن کرنے پڑتے ہیں، ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آج کل جو کینیڈا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ فل ٹائم جاب کر سکتے ہیں، کیونکہ ریسنٹلی اپروو ہوا ہے، پہلے وہ صرف 20 آورس اے ویک ہی کر سکتے تھے، مگر آج کل بہت اچھا ایک کام ہو گیا کہ وہ 40 آورس اے ویک کام کر سکتے ہیں، تو اس طرح وہ اچھے پیسے بنا سکتے ہیں اور اچھے پیسے سیو بھی کر سکتے ہیں، اور جو اپنا لون اٹھا کے آئے ہوتے ہیں پاکستان سے یا انڈیا سے وہ پھر آسانی سے واپس کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ایجوکیشن چاہیے ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے خرچوں کس طرح لے کے چلنا ہے، آپ نے بچت کیسے کرنی ہے، تو وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ آئی ہوپ جو آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور بہت جلد ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ، مگر اس سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔